प्रैक्टिस किस किसने की थी कल कीवर्ड्स के ऊपर? आपने की थी, आपने और सब ने। थोड़ा बहुत तो समझ आई ना कि हम लोग किस तरीके से कीवर्ड सर्च करते हैं, सर्च वॉल्यूम किस तरह हासिल करते हैं, फिर उसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है ना, वेबसाइट के जो हमें जो कुछ सामने नज़र आ रहा होता है, दैट्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहली चीज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मेरे पास आती है, वो है मेरे पास कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट जब भी मैं बोलूंगा ना कंटेंट, तो कंटेंट से मेरा मुराद होता है इमेज, वीडियो एंड टेक्स्ट। ठीक है, वेबसाइट में हमारे पास इमेज होती है, तस्वीर होती है, वीडियो होती है और टेक्स्ट फॉर्म होता है जो आपको लिखा हुआ नज़र आता था। इससे मेरे पास मुराद है कंटेंट क्वालिटी में। अब इमेज और वीडियो में तो मुझे क्वालिटी समझ आती है कि क्वालिटी का क्या मतलब है, लेकिन टेक्स्ट में क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी कीवर्ड्स वो क्या होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। मतलब क्या, मैं अगर एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर, तो मैंने अपने ब्लॉग के अंदर भी मार्केटिंग के रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, अभी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कीवर्ड्स के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है मेरे पास हाई एंड एंड लो एंड। हाई एंड लो एंड का सिंपल मतलब क्या होता है मेरे पास कि इसका सर्च वॉल्यूम। ओके, अब मैं तुम लोगों को एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ। ये तुम लोग इस फनल को, इस मार्केटिंग फनल को, फनल समझते हो? फनल क्या होता है? नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ, फनल समझते हो? अच्छा, मोटरसाइकिल है आप लोगों के पास? मोटरसाइकिल में वो जो पेट्रोल डालो या वो नीचे जो जगह होती है जिसमें वो ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल, ठीक है ना, उसमें वो जो फनल पकड़ता है उससे फिर डालता है, उसको फनल कहते हैं। ठीक है ना, पीक कह सकते हैं हम लोग उसे, पीक है ना, या फनल हम लोग उसे कहते हैं। अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग फनल क्या चीज़ होता है हमारे पास। इस फनल को आप लोगों ने अपने लिए हजम कर देना है। ये फनल आप लोगों का हर जगह काम आएगा। कन्वर्जन, एंड लॉयल्टी, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग फनल। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्वालिटी का क्या मतलब होता है। और हम लोगों ने कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर लिख रहे हैं, हम लोग स्टडी के ऊपर लिख रहे हैं, ई कॉमर्स पे लिख रहे हैं, हम लोग ट्रैवल पे लिख रहे हैं, पेशावर पे लिख रहे हैं, एनीथिंग, सब कोई फील्ड भी हो सकती है। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी जो ब्लॉग लिख रहे हो या जो कंटेंट आप बना रहे हो ना, वो किस फनल में है। आया आप चाहते हो कि मैं जो ब्लॉग लिखूं उससे लोग अवेयर हों, लोगों को इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चले, एक, या फिर आप चाहते हो कि यार मैं जो ब्लॉग लिखूं वो क्या वो लोगों के पास जाए और लोग उसको कंसिडर करें और लोग फिर मुझे कांटेक्ट कर लें। यहाँ पे देखें, दूसरा फनल का हिस्सा ये कंसिडरेशन। तीसरा फनल का हिस्सा होता है वो है मेरे पास कन्वर्जन।
कन्वर्जन ये होती है कि मैं ब्लॉग लिखूं और इस तरीके के कीवर्ड्स में इस्तेमाल करूं कि लोग मेरा ब्लॉग देखें और लोग कन्वर्ट हो जाएं। मतलब क्या, लोग कांटेक्ट करें मुझसे बाकायदा तौर पे और लोग मुझसे वो चीज़ हासिल करें, जिसको हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स में हम लोग कन्वर्जन का फेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम लोग अवेयरनेस नहीं करते। ई कॉमर्स होता है या एफिलिएट मार्केटिंग होता है तो उसमें हम लोग कन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं। आखिरली एक चीज़ उसको हम लोग कहते हैं लॉयल्टी, या फिर इसको मैं दूसरी ज़बान में कह सकता हूँ इंगेज या एंगेजमेंट। कि आपसे एक बंदा आया, उसने आपसे बात की, मैसेज किया या ईमेल किया आपको, और फिर उसने आपसे वो चीज़ ख़रीद ली, तो वो एक्चुअली में क्या हो गया, आपका लॉयल ऑडियंस हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये गेम क्या है। गेम ये है कि कंटेंट की क्वालिटी का मुराद ये होता है कि अगर आपका अवेयरनेस फेज़ है ना और आपने इस तरह का कंटेंट लिखना है ना, तो फिर आपको क्या करना होगा, इस तरह के कीवर्ड्स उठाने होंगे जो हाई एंड हो मेरे पास, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। कहाँ पर? अवेयरनेस के फेज में। ओके, अब समझ आ रही है? आप लोगों ने अपने ब्लॉग के अंदर वो कीवर्ड इस्तेमाल कर दें जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। एक सिंपल सी बात है। और अगर आपने कंसिडरेशन के फेज़ में आपने जाना है तो फिर आपने वो कीवर्ड इस्तेमाल करने जिसकी कंपटीशन लेवल मीडियम हो मेरे पास, और उसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 90,000 या 80,000 से ज़्यादा ना हो। और अगर आपने कन्वर्जन के लिए आपने ब्लॉग लिखा हुआ कि यार इससे मुझे एक्चुअल में क्लाइंट मिल जाए या मुझे कन्वर्जन फेज़ मिल जाए, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को, आपने अपनी इंटेंट ऑडियंस को आपने हिट करना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको लो एंड कीवर्ड्स आपको फाइंड करने होंगे। कन्वर्जन के लिए आपको अपनी इंटेंट ऑडियंस को आपको हिट करना होगा, और इंटेंट ऑडियंस के लिए आपको लो एंड कीवर्ड उठाने पड़ेंगे जो लोग, और ऐसे कीवर्ड सर्च करने होंगे। अब मिसाल मैं देता हूँ, हम लोगों ने कल डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड देखा था ना, उसका मिनिमम आ रहा था मेरे पास 1 लाख। ओके, 1 लाख आ रहा था मेरे पास सर्च वॉल्यूम। अब ये बहुत ज़्यादा हाई है, 2 लाख 3 लाख ये बहुत हाई है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये फ़र्क क्या है इसमें। सर्च इंटेंट या इंटेंट ऑडियंस क्या चीज़ होता है, और गूगल में हमें सर्च इंटेंट ऑडियंस पे क्यों फोकस करते हैं। गूगल और सर्च इंजन में और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सोशल मीडिया काम करता है आपके इंटरेस्ट पर, ठीक है। आप स्क्रॉल कर रहे हो, आसान अल्फाज में बात करता हूँ ना, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे हो, आप टिकटॉक में स्क्रॉल कर रहे हो, जो चीज़ें आप पसंद करते जाओगे ना, लाइक करते जाओगे, जिस चीज़ पे आप कमेंट करोगे, जिस चीज़ को आप शेयर करोगे, उसी तरह का आपको कंटेंट नज़र आता जाएगा। इधर मैं लिख भी देता हूँ आप सबके लिए ताकि आप लोगों को आसानी। अब मैं आप लोगों को साइंस समझा रहा हूँ, मार्केटिंग की साइंस समझा रहा हूँ कि सोशल मीडिया और इंटरनेट किस तरह वर्क करता है। सोशल मीडिया मेरे पास काम करता है, वो है आपका इंटरेस्ट एंड बिहेवियर पे। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर क्या, बिहेव करना। सोशल मीडिया पे आप किस तरीके से बिहेव करते हो, किस तरीके से आप एक्ट करते हो। बिहेव करना ये होता है कि आपने किस चीज़ को लाइक किया, किस चीज़ को पे कमेंट किया, किस चीज़ को शेयर किया, किस तरह का कंटेंट आप देखते हो। अगर आप शाहिद अनवर की वीडियोस देखोगे तो शाहिद अनवर जैसी लोगों की वीडियोस आपको बताएगा। अगर आप तबलीगी वीडियोस देखोगे और दीन की बातें देखोगे, तारिक जमील साहब को सुनोगे तो आपको उसी तरह के लोग आपको बताएगा। अगर आप कोई ऐसी वीडियोस देखते हो जो चोरी चकारी की हो गई, जिसमें वो कैमरा लगा होता है और डाकू आते हैं उसको लूट के चले जाते हैं, तो वैसी वीडियोस आपको बताएगा। तो सोशल मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया, सब इंटरेस्ट और बिहेवियर पे काम करता है। ओके, जिस तरीके से आप एक्ट करोगे। सर्च इंजन थोड़ा सा अलग है। सर्च इंजन काम करता है आपका सर्च इंटेंट पर। सर्च इंटेंट इसको आप छोड़ दें, ऑडियंस को छोड़ दें, सर्च इंटेंट पे काम करता है। मतलब क्या, गूगल पे आके कोई स्क्रॉल तो नहीं करता ना, बिंग पे आके कोई स्क्रॉल नहीं करता। गूगल पे आके लोग क्या करते हैं,
टाइपिंग करते हैं, ठीक है। जब लोग टाइप करते हैं तो जो आपने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, ये फिर गायब हो गया। सर गूगल में भी ये ऑप्शन आया है क्या? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हो, वो तो न्यूज़ का आता है ना, लेकिन वो कोई ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करता ना, उसके भी अभी यूज़र्स कम है। अमूमन लोग गूगल इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ चीज़ सर्च करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अगर ये आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं आता हूँ गूगल पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए फर्स्ट चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको? एक स्पॉन्सर ऐड आपको नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है? एक स्पॉन्सर ऐड आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक हाई इंटेंट का कीवर्ड है, कम से कम इसका मेरे पास आता है सर्च वॉल्यूम 1 लाख, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा, इसने मुझे एक ऐड दिखा दिया, ठीक है। नीचे मैं थोड़ा सा जाऊंगा, जिसने ये डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल किया होगा ना कीवर्ड, यानी कि ये जो आपका H1 है, इसको हम लोग बोलते हैं H1, ओके। इसको आप लोगों ने टाइटल नहीं बोलना, टाइटल भी ठीक है, लेकिन H को हम लोग बोलते हैं H1, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ना, ये जो नीचे जो लिखा होता है, ये 2 या 3 लाइनें मैक्सिमम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। एक होता है मेटा टैग्स, एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसकी एकदम से साइट को उसने ऊपर कर दिया, वो मुझे वो ब्लॉग्स या वो ऐड मुझे दिखा रहा है। यहाँ सर्च इंजन का काम ये होता है कि लोग आते हैं, लोग इधर सर्च करते हैं और लोग आपको वो चीज़ एक्चुअल में नज़र आनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सर्च इंटेंट और कीवर्ड हम लोग पुटिंग किस तरह करते हैं, ब्लॉग में हम किस तरह डालेंगे अपने लिए, मैं आपको बताता हूँ। यार मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अच्छा, स्क्रीन सही नज़र आ रही है आप लोगों को? ज़्यादा मध्यम तो नहीं है ना? हल्का फुल्का नज़र आ रहा है ना आप सबको? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा मार्केटिंग का एवरेज मंथली सर्च मुझे आ रहा है 10,000 से 1 लाख, ठीक है। इस तरह यहाँ पे और भी मुझे आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग 10,000 से 1 लाख। इस तरह ये देखें ईमेल मार्केटिंग पाकिस्तान इंतहाई कम है, 1,000 से 10,000 ये मंथली लोग इसको सर्च करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कीवर्ड पुटिंग किस तरह करते हैं और हाई इंटेंट और अवेयरनेस या कन्वर्जन के लिए हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यहाँ पे 10,000 से 1 लाख है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो लोग इसको सर्च कर रहे हैं या इसी कीवर्ड को लोग अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि 1 लाख में से 1,000 ब्लॉग लिखे जा रहे हैं और अगर मैं भी इसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मैं भी ब्लॉग लिखूँगा, तो क्या मेरा ब्लॉग उनके साथ compete कर पाएगा, उनके साथ मुकाबला कर पाएगा? नहीं ना, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं फिर इस तरह करता हूँ कि मैं वो वाले कीवर्ड्स ढूंढता हूँ कि जो मेरे पास जिसका सर्च वॉल्यूम कम हो, सबसे ज़्यादा कम हो। उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा उसका ये होता है कि मुझे एग्जैक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाती है। दोबारा मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको खोलता हूँ इस चीज़ को। मैं क्या करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग तो पे 1 लाख बंदा ऑलरेडी ब्लॉग्स लिख रहा है और उसको सर्च भी कर रहा है, तो मैं देखता हूँ यार ये डिजिटल मार्केटिंग में और ऐसी कौन सी चीज़ें अगर इन कीवर्ड्स को मैं उठाऊँ तो मैं अपनी ये चीज़ बेच सकता हूँ। मिसाल के तौर पर किस तरह, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अगर स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ, स्मार्ट वॉच, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी एक कॉमर्स की वेबसाइट है या ब्लॉग है मेरा और मैं उस पर क्या बेच रहा हूँ, स्मार्ट वॉच।
मैं यहाँ पे लिखूँ स्मार्ट वॉच, जो कि अमूमन लोग करते होते हैं, लोग स्मार्ट वॉच का लोग कीवर्ड डालेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को तो यही पता है। नुकसान क्या होता है इसका? नुकसान मैं भी आपको बताता हूँ। नुकसान इसका ये होता है, यहाँ पे देखें स्मार्ट वॉच का आ रहा है 10,000 से 1 लाख, और नीचे यहाँ पे देखें 1,000 से 10,000, 100 से 1,000। ये अब अच्छा है, किड स्मार्ट वॉच, या और भी कम हो गया, 100 से 1,000, 100 से 1,000। नुकसान इसका ये होता है कि गूगल पे ये चीज़ होती है मेरे पास कि गूगल में आपकी ऐड जो शो होती है ना, ऐड जो इश्तिहार आपका शो होता है वो कीवर्ड के ऊपर शो होता है। अगर और गूगल में इसी वजह से इसमें एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं बिडिंग। बिडिंग हम लोग कहते हैं बोली लगाना। गूगल ये कहता है कि अगर ये एक कीवर्ड है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, और इसके ऊपर अगर 10 के 10 बंदों ने इसके ऊपर ऐड लगा रहे हैं ना, तो गूगल ये कहता है कि यार आप लोग इसके ऊपर बिडिंग करें, तो जिसकी सबसे ज़्यादा प्राइस होगी ना इस कीवर्ड के ऊपर, तो उसकी ऐड को सबसे पहले दिखाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बिडिंग का तरीका। कीवर्ड के ऊपर होती है बिडिंग। अब इसमें नुकसान क्या होता है? अब 1 लाख बंदे ने अगर गूगल में कीवर्ड में अगर इसी की मिसाल है तो स्मार्ट वॉच है, 10,000 से 1 लाख है। अगर 10,000 बंदा भी इस स्मार्ट वॉच के ऊपर कीवर्ड के ऊपर अगर बिडिंग करे, तो अगर जिसका बजट कम होगा तो उसकी तो ऐड नज़र नहीं आएगी। और दूसरा नुकसान क्या हुआ कि मैं 10,000 से 1 लाख बंदों को टारगेट कर रहा हूँ। अब इसमें मेरी कन्वर्जन कितनी है? तो कन्वर्जन के चांसेस मेरे पास क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। चीज़ बेचने के चांसेस मेरे पास कम हो जाए। मैं फिर क्या करता हूँ? मैं फिर कोई ऐसे कीवर्ड्स ढूंढता हूँ कि जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो और उसमें ये स्मार्ट वॉच भी ऐड हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि यार इधर में आया, इसको मैं कहता हूँ चीप स्मार्ट वॉच। अब आप लोग देखें, जो रिजल्ट्स देखें आप लोग एकदम से देखें। जैसे ही मैंने लिखा चीप स्मार्ट वॉच 100 से 1,000। अगर मैं कोई सस्ती घड़ी पे, चीप का मतलब घटिया भी होता है और सस्ता भी होता है, हम सस्ता लेंगे इसका मतलब, ठीक है, सस्ती स्मार्ट वॉच। मैं अगर मिसाल के तौर पर 4,000 5,000 रुपये की घड़ी बेच रहा हूँ, तो फिर मैं कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढूंगा, कोई ऐसा कीवर्ड मैं ढूंढूंगा जिसका सर्च वॉल्यूम कम हो। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक बंदे ने अगर स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हैं ना गूगल के ऊपर, तो वो हो सकता है कि वो ख़रीद ना रहा हो, एम ही देख रहा हो। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने वही कीवर्ड आपने ख़रीदा हुआ है ना, और आपने उसके ऊपर बिडिंग की हुई है, और वो बंदा गया और उसने सिर्फ देख लिया, तो आपसे तो पैसे कट गए ना, आपसे पैसे कट गए और आपको कन्वर्जन नहीं हुई। लेकिन अगर एक बंदा, आपने कोई ऐसे कीवर्ड्स ऐड किए हुए कि वो बंदा सर्च जब करता है तो वो इसीलिए करता है कि यार मैंने ख़रीदनी है। अब एक बंदे ने अगर गूगल में लिखा चीप स्मार्ट वॉच, तो वो एक्चुअल में देखने नहीं आया, वो एक्चुअली में ख़रीदने आया कि यार सस्ती सस्ती घड़ियाँ कौन सी ज़रा मैं देखूँ और मैं जाके ख़रीदूँ। ये आप लोगों को मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है कि किस तरीके से हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचते हैं। यही काम हम लोग मेटा में भी करते हैं। अच्छा, यही काम हम लोग मेटा में भी करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, फिल्टर करना अपनी ऑडियंस को। अब तुम लोग समझ आइए, हाँ, इसकी समझ आइए कि हम लोग हाई एंड और लो एंड कहाँ पे इस्तेमाल कर। हाई एंड तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम लोगों ने अवेयरनेस का रखना हो। कन्वर्जन हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है? सिंपल कंटेंट अपलोड करना वेबसाइट पे, हाई इंटेंट के डालो कीवर्ड्स। और अगर मिसाल के तौर पर अगर आप दिन में 1 ब्लॉग लिखते हो या 2 ब्लॉग्स लिखते हो, महीने में हो गए 60 ब्लॉग्स, आपने हाई एंड कीवर्ड्स आपने डाले हुए हैं, तो आपके पास ट्रैफिक आ जाएगी और आती भी है। आप लोग खुद अभी आप लोग मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब ब्लॉग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा ना, तो आप लोगों ने ब्लॉग लिखने हैं और उसके अंदर आप लोगों ने हाई एंड कीवर्ड्स डालने हैं, ताकि आप लोगों के पास क्या आ जाए? एक्चुअल में ट्रैफिक। लेकिन अगर आपको कन्वर्जन करनी है ना, कन्वर्जन, तो फिर आपको हाई एंड कीवर्ड्स आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोशिश आप लोगों ने क्या करनी है? कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने फिर ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम कम हो और कम लोग उसे सर्च कर रहे हों। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप फेसबुक पे ऐड चलाते हो, फेसबुक पे आपने ऐड चली, पेशावर की आबादी है 30 लाख। अब मैं 30 लाख बंदों को टारगेट नहीं कर सकता। अगर मैं 5,000 रुपये की ऐड चलाऊँ मिसाल के तौर पर, तो मैं 2 लाख 3 लाख बंदों को आराम से टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, आराम से टारगेट होते हैं।
क्या ये 2 लाख या 3 लाख बंदों में मुझे कन्वर्जन भी मिलेगी कि नहीं, ये चीज़ होता है। गूगल में एक और चीज़ होती है, इसको हम लोग कहते हैं, वो एड्स में मैं सिखाऊंगा, उसको हम लोग कहते हैं लीड जनरेशन। कभी नाम सुना हुआ है लीड जनरेशन का? अच्छा, लीड्स क्या होती हैं? लीड्स आप लोगों ने शायद ना सुना हो। लीड्स होती है कॉन्टैक्ट लेना। हम ऐड चलाते हैं। मैंने 2021 में जब स्काई मार्केटिंग वालों के साथ जब मैं काम कर रहा था, तो हम लोगों ने उनके लिए एड्स चलाते थे ब्लू वर्ल्ड की और किंगडम वैली की, खैबर पख्तूनख्वा में। तो हम वहाँ पे तो टीम्स होती हैं बाकायदा, एक टीम लीडर होता है, जो मार्केटर होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू लीड्स लाता है, वो फिर सेल्स टीम को देता है, तो पूरा एक प्रोसीजर होता है ना। तो मैं था, मेरे साथ 1-2 सोशल मीडिया मार्केटर्स और थे, तो वो एक दिन में कोई 400-500 लीड्स आराम से सोशल मीडिया से उठा लेते थे एड्स चलाकर, और मैं एक दिन के अंदर 50-60 लीड्स लाता था। तो हफ्ते में मैं इस तरह दे देता था, 200-300 लीड्स में देता था। और वो हफ्ते में जी जब देते थे वो लीड्स, तो वो कम से कम भी हो तो 1500-2000 लीड्स तो उनकी खामखा होती थी। तो मुझे मेरा टीम लीड वाला कहता था कि यार आप इतनी कम लीड्स क्यों दे रहे हो? तो मैं उसे कहता था, देखो लीड देना मकसद नहीं है। अगर मैं ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा बड़ा फनल अगर खोलूँ ना, तो एकदम से मुझे 1000 लीड्स तो आ जाएंगी, अवेयर, हाँ ठीक है, मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन आया वो ऑडियंस जो है मेरे काम की है भी कि नहीं? उसका फ़ायदा क्या होता था? अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन करने का। इसको हम लोग कहते हैं ऑडियंस को नैरो डाउन करना। जब हम लोग लो एंड के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं? अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर रहे होते हैं। ऑडियंस को नैरो डाउन हम कर रहे होते हैं। ये जो ऊपर फनल होता है, फिर फनल आहिस्ता तंग होता जाता है। तो हम लोग एक्चुअल में अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर रहे होते हैं। नैरो डाउन मतलब क्या? हम अपनी ऑडियंस को फिल्टर कर रहे होते हैं, हम एग्जैक्ट अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। अब समझ आ गया आप सबको? तो हाई एंड कब इस्तेमाल करना होगा हम लोगों ने? हाई एंड कीवर्ड जब हम लोगों ने अवेयरनेस करनी हो, ट्रैफिक लानी हो हमें, फिर खैर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्वर्जन लानी है ना, तो फिर आप लोगों को स्पेसिफिक जाना होगा, स्पेसिफिक कीवर्ड्स उठाने होंगे। ये जैसे मैंने स्मार्ट वॉच की आप लोगों को मिसाल दी, मैंने जब स्मार्ट वॉच लिखा तो एकदम से 10,000 से 1 लाख, लेकिन जब मैंने उसी स्मार्ट वॉच के आगे चीप स्मार्ट वॉच का कीवर्ड यूज़ किया, तो एकदम से मेरे पास क्या हो गया? 100 से 1000। तो वो ऑडियंस एकदम से मेरे पास नैरो डाउन हो गई। तो जितना टारगेटेड ऑडियंस को आप लोग हिट करेंगे ना, ब्लॉग के अंदर भी, ऐड के अंदर भी, कंटेंट के अंदर भी, उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। अब आप लोगों को समझ आई? तो जहन खुला आप सबका? कंटेंट, हाँ देखो, मैं अक्सर आजकल सबको एक चुल लगी हुई है। मैं थोड़ा सा आप लोगों का सलाह भी थोड़ी बहुत करूँगा। सलाह मैं इस हवाले से करूँगा कि हर किसी को आजकल कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, मोबाइल उठा के व्लॉगिंग करनी है, हमें मोटो व्लॉगिंग करनी है। शौक के लिए करते हो ठीक है, लेकिन लोगों को एक्चुअल में पैसे कमाने हैं उससे। तो ये है काम अच्छा है, लेकिन इट टेक्स टाइम, ठीक है। उससे अच्छा नहीं है कि यार बंदा एक अच्छी सी वेबसाइट अपनी बना ले और बंदा एक ऐड चलाए, उस पर कॉन्टेंट कम अपलोड कर, लेकिन ऐड पर ज़्यादा ख्वारी करे। और बंदा एक ऐड जब चलाएगा ना, तो अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास, अगर मैं स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर 2000 रुपये की घड़ी हो, या चलो 1000 रुपये की घड़ी कर देते हैं, 1000 की होती नहीं है स्मार्ट वॉच, लेकिन हम 1000 की मान लेते हैं। आपने वेबसाइट बनाई, आप क्या बेच रहे हो? स्मार्ट वॉच, ठीक है। 1000 रुपये की घड़ी है आपके पास, इस 100 में से 1000 आपने 1000 बंदों को सिर्फ कर लिया टारगेट। 1000 भी नहीं, 500 बंदों को आपने इस कीवर्ड के थ्रू आपने टारगेट कर लिया, ठीक है। 500 में से अगर आपने 50 बंदों पे भी अपनी घड़ी भेजी, तो कितने पैसे हो गए आपके? अब आप लोग मुझे बताएं, वो ज़्यादा अच्छा है कि रोज़ाना मोबाइल उठाकर फिरना ज़्यादा अच्छा है और उस पर ख्वारी अलग? तो इसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्किंग, कि अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को सही जगह पर यूज़ करना। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ये 9 to 5 जॉब से अब आहिस्ता लोग निकल रहे हैं, अब लोग इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। मैंने दुबई में अभी ऐड लगाया था इसी ये क्लासेस के लिए ना, ऑनलाइन के लिए, तो मुझे एक मैसेज 300 रुपये का पड़ा था।
देखा जाए तो एक मैसेज 300 रुपये का बहुत महंगा है। मुझे टोटल 10 मैसेजेस रिसीव हुए, 10 मैसेजेस में से मैंने 8 बंदे मुझे उसमें से व्यू मिल गए। और मुझे उस पर व्यूज़ कितने आए थे वीडियोस में से, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे सारे 3000 व्यूज़ नहीं आए थे। 3000 व्यूज़ बहुत कम व्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, किस चीज़ पे अमल किया? मैंने अवेयरनेस लगाया ही नहीं, मैंने इतने ऐसे कीवर्ड्स डाले उसके अंदर कि मैं एक्चुअल में क्या कर रहा था, अपनी टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहा था। सबको बताया ही नहीं मैंने सिर्फ उनको टारगेट किया जो एक्चुअल में मेरा कोर्स खरीदना चाहती है, तो मैंने उस पर अपना कोर्स बेच दिया। अब आप लोगों को समझ आई है? अच्छा, मैं आप लोगों को एड्स की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक टूल बताऊंगा, उसका नाम है एड्स लाइब्रेरी। अभी इंडिया में इलेक्शन हुए हैं, आप लोगों को पता होगा, मोदी ने आपके क्या ख्याल है कितने रुपए के ऐड चलाए होंगे? कितने रुपए के ऐड चलाए होंगे? ऐसी गैस मारो, ऐसी गैस मारो। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लाइव बताऊंगा। ऐसी गैस मारो ना। 30 करोड़, सही कह रहा है, 30 करोड़। इसी तरह राहुल गांधी ने तकरीबन 15 लगाए हैं, ठीक है ना। इस तरह पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो सियासी जमात ऐड लगा रही है ना, उसका नाम है न्यू लीग। अच्छा, जो सियासी जमात ऐड नहीं लगा रही ना, उसका नाम है PTI, ठीक है। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऐड लगा रही है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इसराइल इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसे लगा रहा है एड्स पर। क्यों लगा रहा है? वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, और ये इसलिए ऐड लगा रहा है। अगर आपने किसी कौम की सोच चेंज करनी हो ना, तो आप लोगों ने इस तरीके से सोच चेंज करोगे सोशल मीडिया के थ्रू। अब ये देखो, ऐसी एक बात है ना, PTI के इतना ज़ोर तो है ना कि यार उसका बच्चा भी, हर बंदा, इमरान खान की आप फ़ोटो भी दे रहे हो तो लोग तो 400 लाइक्स तो आ ही जाते हैं उस पर, ठीक है, मिलियन में भी व्यूज़ आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बंदे का नाम लेता हूँ, मैंने इस पर एक रिसर्च की थी, एड्स की ताकत मैं आपको बताता हूँ। साहिल अदीम का नाम सुना है? साहिल अदीम एक मोटिवेशनल स्पीकर है। अब मैं बताता हूँ वो कमाता किस तरह है। उसका यूट्यूब चैनल है, उसका टिकटॉक है, उसका फेसबुक है, ये सब कुछ है, फेसबुक है उसका। उसके एक वेबसाइट, उसका नाम है सोर्स कोड, उस पर कोर्सेज वो बेचता है, ठीक है। कोर्सेज हैं उसके, एक कोर्स उसका मिनिमम 15,000 रुपये का है। 4 कोर्सेज हैं उसके सारे ना, 4 के 5 हैं। जो सबसे कम वाला कोर्स है ना, उसका 15,000 रुपये। अब हम एक एज्यूम करते हैं, उसकी हर वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आते हैं। जो साहिल अदीम को जानता है उसे पता होगा, ठीक है। अगर एक वीडियो पे उसके मिलियन व्यूज़ आए और मिलियन में से 1000 बंदा उसकी, 1 मिलियन में से 10 लाख होता है ना, 10 लाख में से, ऐसे नहीं बैठो, नींद आ जाएगी आपको। 10 लाख में से अगर 1000 बंदा उसकी वेबसाइट पे जाए सोर्स कोड पर, और 1000 में से 100 बंदा वो 10,000 रुपये वाला कोर्स ले, तो कितने रुपए हो गए? कितने हो गए? 10,000 ज़रबे 100 करो, 10,000 ज़रबे 100 कितने? नहीं 1 मिलियन नहीं, हाँ 1 मिलियन हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए ये हो गए। अब आप मुझे बताइए 10 लाख रुपए ये हर महीने कमाता होगा या साल में कितनी दफ़ा कमाता होगा, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। अच्छा, एक और बंदा, उसका नाम है शेख सजावल, फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे, उसकी चंद वीडियोस देता है, ज़्यादा वीडियोस वो नहीं देता। वो एक ही वीडियो को बार बार ऐड पे चलाता है, पिछले 2 सालों से, पिछले 1 साल से वो एक ही वीडियो को बार बार ऐड पे लगा रहा है। अब वो उसी एक वीडियो पे 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं ऐड लगाते लगाते। उसका एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, 2500 रुपये का बेचता है, ठीक है, 2500 रुपये का रिकॉर्डेड लेक्चर बेचता है। अगर 1 मिलियन में से 200 बंदों ने भी उसका कोर्स लिया हो, वैसे तो ज़्यादा ने लिया होगा, लेकिन हम एज्यूम करते हैं 100 बंदे ने, तो कितने रुपए हो गए? ये क्या हो गया यार? 2000 कर लो यार, चलो कितने हो गए? ये 2 लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए। अगर वो हम एज्यूम करते हैं कि यार 100 बंदा हर हफ्ता उसका कोर्स लेता है, तो 4 हफ्तों में कितने हो गए? सिंपल मैथ्स। और उसकी यूट्यूब पे यही 4-5 वीडियोज़ हैं। मैं पिछले 4 सालों से मार्केटिंग कर रहा हूँ,
मेरे इंस्टाग्राम पे सारी 16 पोस्टें भी नहीं हैं, 40 फॉलोअर्स हैं, मैंने लाखों रुपए मैं कमा चुका हूँ उससे अभी तक। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐड बनाता हूँ अच्छी सी, और फिर उसी को मैं बार बार इश्तिहार पे लगाता हूँ। ये होती है एड्स की डिजिटल मार्केटिंग की पावर। शार्क टैंक का नाम सुना है आप लोगों ने? शार्क टैंक का, शार्क टैंक इंडिया में वैसे तो बाहर मुल्क है, लेकिन इंडिया वालों ने भी उसकी एक कॉपी बनाई हुई है, शार्क टैंक एक उसका नाम है प्रोग्राम का। उसमें एक बंदा आया था, शेख सा था, ठीक है, और मुसलमान था, वो परफ्यूम बेचता था, अतर। वो कहते मैंने डिजिटल मार्केटिंग से अपना अतर इतना बेचा है कि अभी मेरा जो परफ्यूम है वो तकरीबन कोई 80-90 लाख रुपए मुझे मंथली देता है, कम से कम मिनिमम। तो यहाँ के 80 लाख रुपए यहाँ के 3 गुना कर लो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये होती है मेरे पास कन्वर्जन ऑडियंस की ताकत। तो कन्वर्जन ऑडियंस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्चुअल में लो एंड कीवर्ड्स पे जाना पड़ेगा और अपने टारगेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक जा सकते हो। ये मत देखो कि यार ये तो मेरे पास ऑडियंस कम हो गई है, नहीं, ये ऑडियंस कम नहीं हुई है, ये ऑडियंस फिल्टर हो गई है, ये नैरो डाउन ऑडियंस हो गई है। अब तुम लोगों को समझ आइए कि नहीं? ब्लॉग्स, अभी आगे हम लोग जब ब्लॉग्स लिखेंगे ना, तो आप लोगों ने क्वालिटी कंटेंट के लिए आप लोगों को कीवर्ड इस तरह के इस्तेमाल, जी नहीं समझ आई। टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? कंटेंट राइटिंग अलबत्ता एक होता है, कॉपी राइटिंग एक होता है कंटेंट राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग तो मैंने पहली दफ़ा सुना है, ये है क्या चीज़? छोड़ो ये फजूल बातें। हाँ, ये ऐसा कोई वर्ड नहीं होती, ये खुद से ये वर्ड्स बनाते हैं। टेक्निकल राइटिंग ये ऐसी वर्ड है, चीज़ यही होती है, बातें यही होती हैं, जो ऊपर नाम बदल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लुकिंग कूल दिखने के लिए। जैसे कल मैं एक बंदे के साथ लगा हो, तो वो लड़का है मेरा भी मुझसे कोर्स कर रहा है ऑनलाइन, ठीक है ना, माशाल्लाह। वो एक कॉमर्स पे करके मैंने एक SEO एजेंसी हायर की, तो मुझे कहता है कि हम इस तरह करते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करने के लिए हम लोग ब्लॉग बनाएंगे और इसको एक सेमेंटिक सर्चेस के लिए हम एक 3-4 ब्लॉग्स बनाते हैं और आपकी वेबसाइट को हायर करते हैं। अब इसने सेमेंटिक सर्चेस का जो वर्ड बोलना है ना, इसको खुद भी नहीं पता, मतलब सिर्फ इसलिए बोला कि ज़रा सा मैं थोड़ा सा एक अलग मैं लगूँ ताकि मुनफरिद हो जाऊँ, बाकी चीज़ होती वही है, ठीक है। तो टेक्निकल राइटिंग कोई वर्ड नहीं होता जी। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, हाँ नहीं, ग्रूमिंग के लिए अगर तुमने कर, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको मिसाल के तौर पर अपने ब्लॉग से, अगर आपको मिसाल के तौर पर कन्वर्जन ऑडियंस चाहिए जो कि मेरी आए, मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है ना, या आपकी किसी ऐसा ब्लॉग या ऐसी वेबसाइट है कि उस पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ओके, उस पर आप चीज़ें बेच रहे हो ना एक्चुअल में, तो फिर आपने क्या करना है, लो एंड वाले इस्तेमाल करने हैं, ताकि उससे आपको क्या मिले, कन्वर्जन और ग्रो होती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है, आप चाहते हो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और इससे मुझे एक्चुअल में क्या है, अवेयरनेस आए। एक वेबसाइट का मैं अपनी केस स्टडी आपको बताता हूँ। मेरी केस स्टडी है कि मैंने 2-4 महीने पहले की बात है, रहमान मेडिकल हस्पताल जो है, इन्होंने मुझे कहा कि इनकी एक वेबसाइट थी डेंटिस्ट की, तो उस पर कन्वर्जन नहीं, सॉरी वो नहीं आ रही थी, ट्रैफिक उन्होंने मुझे दे दी, उस पर कुछ कंटेंट था पहले से, मैंने उसके ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की, फिर मैंने उस पर कुछ इस तरह के कंटेंट अपलोड करवाए और उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाले जिनका हाई एंड मेरे पास क्या था, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है, उन कीवर्ड्स का, उससे उनको ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई। तो वो जब ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद उनको एक्चुअल में क्या चाहिए थी, ट्रैफिक चाहिए थी, उनको ये चीज़ नहीं चाहिए थी, कन्वर्जन, ट्रैफिक चाहिए थी उनको, मैंने ट्रैफिक ला के दी थी। टाइम लगता है इस पर, लेकिन ये होता है कि मिल जाती है ट्रैफिक। ये इंशाल्लाह ये जब आप लोग करोगे, इसके बाद हम लोग करेंगे ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग में एक्चुअली आप लोगों ने फिर हर दिन कम से कम आप लोगों ने एक ब्लॉग तो ज़रूर डालना है, और ये मेरे लिए नहीं, अपने लिए करना है आप लोगों ने, ठीक है। एक ब्लॉग डालोगे आप लोग और उसके अंदर आप लोगों ने कीवर्ड्स कौन से ऐड करने, हाई एंड, ताकि एक्चुअल में आपको क्या आए, ट्रैफिक आए। और ट्रैफिक आती है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये हो नहीं सकता कि आप लोग ब्लॉग लिखें और उसके अंदर हाई एंड कीवर्ड्स ना डालें और ट्रैफिक ना आए। ट्रैफिक आती है,
जी, और बिल्कुल देखो हम तो अभी फ़िलहाल पेड पे गए ही नहीं है ना, तो यहाँ पे जब आप लोग ब्लॉग लिखेंगे ना और हाई एंड कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको ट्रैफिक लाजमी आएगी, ठीक है ना। ये हो नहीं सकता कि आपको ट्रैफिक ना आए, लेकिन आपको कम से कम हर दिन कम से कम एक ब्लॉग डालना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगी आप सबको? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग दूसरी चीज़ मेरे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या चीज़ होती है? देखो कंटेंट हमारे पास कई किस्म के होते हैं, ठीक है ना। कंटेंट हमारे पास कई किस्म के होते हैं। एक होता है मेरे पास दूसरा मेरे पास होता है एजुकेशनल, और तीसरा मेरे पास होता है रिलीजियस, ठीक है। ये तीन किस्म के मेजर मेरे पास टाइप्स हैं कंटेंट की। कंटेंट जब मैं बोलता हूँ तो इससे मुराद मेरा टेक्स्ट, वीडियो और इमेज। आपको समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? 5% भी लो तो इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, कंटेंट मेरे पास तीन किस्म के होते हैं, एवरग्रीन और या एजुकेशनल, और या अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ आप सबकी आसानी के लिए, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, एवरग्रीन और रिलीजियस। एवरग्रीन वो कंटेंट होता है जो कि हम लोग बार बार सर्च करते हैं। उसके अंदर कोई भी कंटेंट है, किसी का रिसर्च पेपर भी आ सकता है, कोई किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, उसके अंदर एजुकेशनल भी आ सकता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ सकती है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो उसके बारे में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने वो अगर बेच रहा है स्मार्ट वॉच, तो स्मार्ट वॉच भी एवरग्रीन में आता है। एवरग्रीन का मतलब ये कि 10 साल बाद भी अगर लोग स्मार्ट वॉच को सर्च करेंगे तो उसका ब्लॉग लोगों को नज़र आएगा, भले वो ना ख़रीदे लेकिन ब्लॉग उसका लोगों को या वेबसाइट उसको लोगों की नज़र आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं एवरग्रीन। ये चीज़ यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होती है। देखो मेरा जो यूट्यूब चैनल है 1 साल हो गया मैंने बनाया, वो भी मैं कंटेंट तो नहीं अपलोड करता हूँ, लेकिन ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सिर्फ यही डालता हूँ बच्चों की आसानी के लिए, ठीक है। उस पर अगर मैं एक वीडियो डालूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, अगर अभी कोई देख रहा है ना तो 10 साल बाद भी कोई देखेगा, तो वो मेरे पास किस में आ गया? एवरग्रीन में। दूसरा मेरे पास आता है रिलीजियस। रिलीजियस कंटेंट भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर मैं तारिक जमील साहब की वीडियो अपलोड करूँ ना तो लोग सवाब की खातिर भी लाइक मारते हैं उस पर, देखेंगे नहीं, 3 सेकंड का भी नहीं देखेंगे लेकिन लाइक मारेंगे। मेरे पास एक पेज है पिछले 2020 से मैं चला रहा हूँ, 19 से, असरार और उरूज के नाम से। उसका यूट्यूब चैनल भी है, तकरीबन 1.5-2 लाख उस पर भी लाइक्स आते हैं, और 2 दफ़ा मेरा पेज बंद हो चुका है। मेहरबानी है फेसबुक वालों की, वो तालिबान की वीडियोस मैंने अपलोड की थी उसके ऊपर, तो उसके बाद मैं चैनल बंद कर दिया। खैर बहरहाल मैंने दोबारा बना दिया। अभी मैंने उस पर 2-3 वीडियोस दी थी तो वो वायरल गई हैं। एक पे 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आए हैं, दूसरी पे 2-3 लाख व्यूज़ आए हैं बड़े, मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखा दूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग मजहबी कंटेंट पे लोग लाइक मारते हैं चाहे उस पर अमल ना करते हों, ठीक है, लेकिन मज़हब को लोग पसंद करते हैं चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। हर मज़हब वाला अपने मज़हब को पसंद करता है। ईसाई अपने मज़हब को पसंद करेगा, यहूदी अपने, मुसलमान अपने, और लोग लाइक शेयर कमेंट सवाब की खातिर करते हैं। तो ये 2 ऐसे कंटेंट है ना मेरे पास कि ये मेरे पास क्या है, ये चलते रहते हैं। किस किस्म के कंटेंट मेरे पास एवरग्रीन नहीं होते वो क्या है मेरे पास, उसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सिर्फ न्यूज़ नहीं आती, सियासत नहीं आती है, स्टॉक्स नहीं आती, ये सब आता है इसके अंदर। आप सियासत ले लो, आप सियासी गुफ्तगू ले लो, आप कोई स्टॉक्स का काम है आपका या कोई ऐसा काम है, तो वो वक्ती होता है। वक्ती किस तरह?
अभी अगर मैं अगर किसी को जाके कहूँ ना कि यार वो इमरान खान जो है वो जेल चला गया है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लेवने शो है दे उस खबर शो। ठीक है, यही कहेंगे ना, लोग कहेंगे दे उस खबर शो। सही है। तो करंट अफेयर्स ही चीज़ है, ये वक्ती होता है, ये जो ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड में से ही हम लोग न्यूज़ बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं और फिर इसको हम लोग अपलोड करते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वैल्यू के लिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप जो ब्लॉग बनाओगे, जो आप ब्लॉग लिखोगे अपनी वेबसाइट पे, वो इन तीनों में से किस चीज़ पे रिलाई करेगा। अगर आपको ये उठाओगे ना करंट अफेयर्स, तो फिर तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ाना न्यूज़ बैठ के देखनी पड़ेगी। या मिसाल के तौर पर आप स्टॉक एक्सचेंज पे ब्लॉग्स लिखते हो, तो फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ देखोगे, सारी बात है। ट्रेडिंग पे ब्लॉग लिखते हो तो फिर आपको ट्रेडिंग की न्यूज़ देखनी पड़ेगी। जो चीज़ जिस टाइम जो ट्रेंड में न्यूज़ जारी होगी, आपने उसको उठा के उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखना है। ठीक है, आपको अपने ट्रेंड के साथ मैच करना होगा। मैच नहीं करोगे तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, आप रैंक नहीं कर सकोगे, आप नीचे आ जाओगे, आप मुकाबला नहीं कर सकते। ये कंपटीशन हर जगह होता है, सिर्फ वेबसाइट में नहीं, सोशल मीडिया पे भी होता है और प्रिंट मीडिया में भी होता है। अब समझ आ गई आप सबको। अगर जियो न्यूज़ है और ARY है, ARY अगर पहले खबर दे दे और जियो न्यूज़ 1 घंटे बाद दे, तो जियो न्यूज़ की रेटिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, उसकी रेटिंग मेरे पास ऊपर हो जाएगी। तो ये 3 किस्म के कंटेंट होते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपने ब्लॉग किस पे लिखना है, ये आप लोग लिखोगे अच्छा बाकायदा। तो इन तीनों में से अपने लिए आप लोगों ने पहले से चूज़ करना है कि यार मैंने किस चीज़ पे करना है काम। यहाँ तक समझ आ गई? शुक्र है। अच्छा, तीसरी चीज़ मेरे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं तीसरी चीज़ मेरे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकनेस। मेरी इंग्लिश पे हंसो मत करो, क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, यूनिकनेस क्या होती है? यूनिकनेस इसे कहते हैं कि आपका कंटेंट जो होगा ना, वो किसी का चुराया हुआ ना हो, बल्कि ओरिजिनल आपका हो। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी का चुराया हुआ कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट ना हो। तीसरी बात, अब तो एक और भी मसला आ गया, उसको हम लोग कहते हैं AI कंटेंट। AI कंटेंट ना हो, क्योंकि AI कंटेंट मेरे पास रैंक नहीं करता, चाहे वो ChatGPT से मैंने क्यों ना लिखवाया हो। अब इसकी टूल्स है मेरे पास, टूल्स आप लोग नोट कर लें अपने पास। सबसे पहला टूल है मेरे पास, वो है ChatGPT। इसका भी मैं इस्तेमाल करना बताता हूँ। दूसरा टूल है मेरे पास Copilot। तीसरा टूल है मेरे पास Bing। वैसे Bing और ये एक ही है, लेकिन आप लोग इसको अलग भी यूज़ कर सकते हैं। Bing, ये चलो Bing को हटा देते हैं हम लोग। Bing की जगह मैं आप लोगों के लिए कर लेता हूँ Copilot। और तीसरा टूल है मेरे पास Grammarly। Grammarly बड़ा ज़बरदस्त टूल है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग माशाल्लाह, हम लोग इंग्लिश तो हमारी अच्छी नहीं है, सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ChatGPT से कंटेंट लिखवाएंगे और उसको रीफ्रेज या रीट्रैक हम लोग उसको करेंगे। कहाँ पर? Grammarly के अंदर। वो AI कंटेंट को लेकर उसको वापस शफल करेगा। शफल मतलब उसको आगे पीछे कर देगा और आपको एक नया कंटेंट बना के देगा कि उसके अंदर ह्यूमन टच हम देंगे। क्योंकि ये 3 चीज़ों का आपने यूनिकनेस कंटेंट में बहुत ख्याल रखना है। एक आपका अपना कंटेंट हो, किसी और का ना हो, और AI कंटेंट ना हो। AI कंटेंट मेरे पास रैंक नहीं होता। अब समझ आ रही है पोश भाई? डिजिटल मार्केटिंग बाने वो सब जहन तसो अगलाड़ो। हाँ, आसान है, करान है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है चीज़। अच्छा, सही है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी साथ साथ कि ये किस तरीके से होता है।
अब मैं आता हूँ जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, उसके ऊपर जाके फिर इसके बाद हम लोग काम शुरू करें। ये लिख लिया आप लोगों ने, मिटा दूँ? इसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स के अंदर गूगल के अंदर मेरे पास 2-3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई हैं, लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ कि कीवर्ड की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ आप लोगों ने करनी है, कीवर्ड्स किधर किधर आप लोगों ने ऐड करने हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटा टैग। दूसरा मेरे पास आता है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग्स की मेरे पास कितने, अच्छा 100 वर्ड्स है, ठीक है। मेटा टैग्स मेरे पास 60 वर्ड्स का होता है। अच्छा 100 नहीं है, वो मैंने गलत लिखा हुआ है, मैं ये नोट्स दे दूंगा आप लोगों को। खैर मसला नहीं कि वो 100 वर्ड्स नहीं है, 60 वर्ड है। मेटा टैग्स क्या होता है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये जो आपको हेडलाइन नज़र आ रही है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं मेटा टैग्स। ये मेरे पास 60 वर्ड्स होते हैं या 40 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे आपको ये 3 लाइनें नज़र आ रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये 3 लाइनें तो अमूमन हम लोग एड्स में लिखते हैं, लेकिन जब आप लोग कंटेंट लिखेंगे तो वो फिर जितने चाहे वर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में तीसरी चीज़ मेरे पास आती है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज ऑल्ट डिस्क्रिप्शन, या इसको मैं अगर इस तरह लिख दूं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन तस्वीर की ऑप्टिमाइजेशन करना, तस्वीर के अंदर कीवर्ड्स डालना। किस तरह डालेंगे वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। हम लोग कीवर्ड्स की जो पुटिंग होती है ना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने क्यों लिखा है, कीवर्ड्स आप लोगों ने कहाँ कहाँ ऐड करने हैं, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, और ये भी आज मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, अभी मैं करके भी बताऊंगा। कीवर्ड्स आप लोगों ने कहाँ कहाँ पुट करने, टाइटल के अंदर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टाइटल या मेटा टैग के अंदर मैक्सिमम 60 वर्ड्स होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स डालने हैं। और तीसरा क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज के अंदर आप लोगों ने क्या डालना है, क्या कहते हैं उसके अंदर, कीवर्ड्स डालने हैं। इसके बाद कीवर्ड्स की डेंसिटी आप लोगों ने कितनी रखनी है, कीवर्ड की डेंसिटी हमेशा याद रखें। इधर मैंने लिखा भी हुआ है इसमें, लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। स्टफिंग आप लोगों ने बिल्कुल नहीं कर। स्टफिंग किससे कहते हैं, भरना किसी चीज़ को, बिल्कुल इस तरह भर देना, जिस तरह वो भूसे का ट्रक होता है ना, तो जो ट्रक में भूसा भरा होता है वो कितना भरा होता है, वो बाहर निकल रहा होता है, वो स्टफिंग है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टफिंग, ओवरलोड कर देना। कभी भी आप लोगों ने ये काम नहीं करना। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि कीवर्ड की डेंसिटी क्या हो गई। डेंसिटी को क्या कहेंगे उर्दू के अंदर, मिकदार या गाढ़ापन, हाँ गाढ़ापन कहेंगे ना। अच्छा, कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, सबसे पहले चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, भरना नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है, आ जाए सर, फवाद इधर नहीं है, 7 वाले कमरे में। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या होती है, मेरे पास कि हाँ, कीवर्ड स्टफिंग का नुकसान क्या होता है, जब आप लोग ज़्यादा कीवर्ड्स दे देते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं गूगल बॉट। जब आप लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट बना के आप उसको टेस्ट करते हैं, लाइव रन करते हैं, तो गूगल बॉट्स आके उसके बाद क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है ना। गूगल बॉट्स, जब आपने कीवर्ड्स की स्टफिंग की हो ना, तो गूगल बॉट क्या कहता है कि यार ये नेचुरल कंटेंट नहीं है, नेचुरल नहीं है ये कंटेंट, तो वो आपके ब्लॉग को डी रैंक कर देता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है मेरे पास, आपके कंटेंट को स्टफिंग की वजह से
डी रैंक कर देता है ज़्यादा कीवर्ड्स देने की वजह से। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर हो तो मुझे बता दो, मैं क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है? अगर आप लोगों को लगे मैं बोर हो रहा हूँ तो फिर मुझे बता दिया करो, सही है? आपको नींद आ रही है यार। अच्छा यार मुझे पानी पिला दो, खुद भी पी लो मुझे भी पिलाओ, ठीक है? स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स की वजह से नुकसान मेरे पास क्या होता है, ये डी रैंक हो जाता है। ये लगाओ, नहीं 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 नहीं, ये बंद हो गया। नहीं नहीं वायर नहीं हिली। अच्छा निकल आई है वायर, निकल, जरा लगाओ, वापस लगाओ तो। इधर मुझे दे दो गिलास। अच्छा यहां तक आपको समझ आ गई कि स्टफिंग ऑफ कीवर्ड्स की वजह से आपका नुकसान क्या होता है? जब गूगल बॉट्स आके क्रॉल करते हैं ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप कोई भी कंटेंट अपलोड करोगे ना तो गूगल बॉट क्रॉल करेंगे। जब वो देखते हैं यार इसमें कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देता है। सॉरी, आपका जो कंटेंट होता है उसको डी रैंक कर देता है, उसको रैंक नहीं होने देता। तो मैक्सिमम कीवर्ड्स आपने एक ब्लॉग के अंदर कितने देने? अगर हज़ार तो खैर नहीं, लेकिन 600 वर्ड्स का अगर ब्लॉग है आपका या 700 वर्ड्स का, तो 10-12 से ज़्यादा आप लोगों ने कीवर्ड्स नहीं देने। अच्छा सही है, 10 to 12 ये बड़ी चीज़ होता है। इस तरह इमेज के अंदर भी 2 या 3 से ज़्यादा नहीं देने हैं कीवर्ड्स। अच्छा ये कीवर्ड्स जो होगा ना, ये मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपका यूट्यूब में भी काम आएगा। अच्छा उसकी भी रैंकिंग इससे होती है। तीसरी चीज़ मेरे पास आती है वो है इमेज। अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इधर बताता हूँ। बैठ जाओ। देखा नहीं यार, सही साथ दे, बंद हो गया। गरम सा हैशटैग एक फजूल चीज़ है, हैशटैग्स तो नहीं देने चाहिए। हैशटैग का कोई फ़ायदा नहीं होता। टाइटल में आप कीवर्ड्स वगैरह कोई ऐसे टाइटल कोई ऐसा लिखो कि लोग सर्च कर रहे हो, क्योंकि जब वो लोग सर्च करेंगे तो आपका भी कंटेंट लोगों को नज़र आएगा। हैशटैग तो कोई सर्च नहीं करता ना, तो बेफ़ायदा देने का। इसी वजह से इंस्टा ने अब कहीं जाकर उन्होंने कहा है कि आप हैशटैग ज़्यादा मत डालो, मैक्सिमम 2 to 3 हैशटैग दो बस। हैशटैग का कोई फ़ायदा नहीं होगा देने का। तो टाइटल में आप इस तरह का टाइटल डालोगे, इस तरह के कीवर्ड्स ऐड होंगे कि लोग जब सर्च करें तो आपका कंटेंट लोगों को नज़र आ जाए। एक दूसरा कंटेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टिकटॉक पे अगर आप लोगों को जल्द में मैं आप लोगों के साथ एक लाइव एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसकी हेल्प की थी, तो माशाल्लाह वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया है। पेशावर का महमूद खान नाम है उसका, टिकटॉकर है। 20 मिलियन फॉलोअर्स है कि 15 मिलियन फॉलोअर्स है, उस तरह कुछ हैं। तो अगर टिकटॉक पे आपको रैंक होना है ना जल्दी, महीने 2 के अंदर आपको रिजल्ट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी का कंटेंट डालो बस। हाँ कैमरा क्वालिटी बहुत, कैमरा भी और जो बना रहे हो उसकी भी कोई स्टोरी तो और भी है, ठीक है? मैं इंशाल्लाह आपको आगे फिर जब सोशल मीडिया पे हम जाएंगे ना तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर कि अभी आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, बंद हो गया दोबारा, देखो तार तो नहीं हिली, नहीं तार नहीं हिली, ये बंद हो गया। ये मुझे लगता है गर्म हो गया, उसकी वजह तो नहीं है। वो साथ रूम में जो तो फवाद होगा, उससे ज़रा बुला के आओ, शर्म आती है, बैठ जाओ।
तुम जो है हाँ 7 रूम में बैठोगे, या 7 वाले में हो गया, उससे 7 वाले में फवाद नहीं हो, चश्मों वाला फवाद को बुलाओ, उसको आओ ये देखो क्या मसला है। समझ तो आ रही है ना आप सबको? ये इमेज का बताता हूँ बस, फिर क्लास एंड करते हैं, बहुत हो गया ठीक है आज। बस तकरीबन ये तो ख़त्म भी हो गया, इसमें और कुछ है भी नहीं। बस ये 2 चीज़ें रहती हैं इसमें, URL स्ट्रक्चर, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, बस और तो नहीं है, बाकी ख़त्म है। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ यार इन चीज़ों पे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा सही से सीख लेना, तो मैं जरा वो समझ तो आ रही है ना मेरी? वीडियो तो अपलोड करता होता हूँ यार, वो तो मस्ट है। नहीं स्क्रीन तो नहीं कर, अभी तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। वो जब मैं इंशाल्लाह जब इसके अंदर काम करूँगा ना, तो फिर मैं स्क्रीन डालता होता हूँ, रिकॉर्ड में करता होता हूँ। हाँ वो तो जब इसकी मतलब जब मैं इस पे काम करूँगा ना, तब मैं स्क्रीन डालूंगा। लेकिन खैर तुम सही कह रहे हो, कल से मैं ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन भी साथ रिकॉर्ड करूँगा, एक छोटा सा साइड पे ऐड डाल दूँगा। यू आर राइट। किधर है? आया आ रहा, चलो वो तुमने बुलाया वो ठीक हो गया, अब बंद ना हो जाए तो बाकी खैर बंद हो रहा है जी। प्रीमियर प्रो एडोबी, लेकिन अगर आप लोग इसकी नहीं वैसे आपको है, आप करते हो काम इस पे, आप कैमरा भी ठीक स्पीड के लिए अच्छा है, लेकिन प्रीमियर प्रो ज़्यादा प्रोफेशनल, उसका टूल ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। फवाद साहब ये बंद हो रहा था यार, अभी तो लग गया है, तो 6 दफ़ा बंद हुआ है। हाँ ना, फिर उसके बाद अभी तो लग गया, अभी तो पता नहीं लग गया, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है गर्म हो जाता है, उसकी वजह से बंद हो जाता है ये ज़रा। फिर ठीक है जज़ाक, हाँ सही है, आला बेहतरीन, थैंक यू। अभी आपको हमने आवाज़ दी तो फिर ठीक हो गया, डर गया इंजीनियर आ गया। अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इमेज की जो ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है, अच्छा, या जिसको हम लोग कहते हैं बैक लिंक डालना, ठीक है ना। कोई तस्वीर पे क्लिक करे तो वो किसी और वेबसाइट पे चली जाए, और इसके अंदर हम लोग कोई इमेज डाल लेते हैं सिंपल, कोई भी इमेज में डाल लेते हैं इसके अंदर। इमेज है मेरे पास, चलो ये ले लेते हैं मिसाल के तो भाई ये एक इमेज है ना मेरे पास। मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है मेरे पास, इंसर्ट लिंक, और मैं इसके अंदर कोई भी लिंक डालूंगा, वेबसाइट का, यूट्यूब का, कुछ भी, तो कोई भी आके इस लिंक इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा। इसको कहते हैं बैक लिंक। अगर आप लोग जाएं ना बैक लिंक के ऊपर वीडियोस देखें हैं तो 10 वीडियोस दी होंगी इन्होंने, उसमें से एक काम की होगी। इसी तरह अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मिसाल जी HTML के थ्रू मत करो, अपने आप को क्यों थकाते हो ऐसे ही? जब खुदा ने आसान आसान टूल्स दिए हुए हैं तो ज़रूरी है कि आप खुद बनाओ अपनी वेबसाइट। हाँ यहाँ से डायरेक्ट उस तरह भी कर सकते हो, अगर आपको वो तरीका है वो भी ठीक है, लेकिन जब एक आसान चीज़ अल्लाह ने दी हुई है तो क्यों अपने काम मुश्किल करते हो? हाँ सिंपल, अगर आप कर सकते हो ठीक है कर लो। अब देखो ये अभी लिंक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक लिंकिंग। इसी तरह कोई आपने मिसाल के तौर पर ये भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और इस कंटेंट में से मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास वर्ड है ना, इसके ऊपर मैं क्या डाल दूँ, लिंक डाल दूँ। तो सिंपल मैं आऊँगा और इधर मैं आया और इसके अंदर मैंने अपना लिंक पुट कर दिया, अप्लाई मारा, अब ये यहाँ पे इसके ऊपर बैक लिंक डाल दिया। अब ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों के बैक लिंक्स कितने डालने चाहिए और किस तरीके से बैक लिंक्स आप लोग डालेंगे तो कौन से बैक लिंक्स आपको काम भी देंगे। आप लोगों ने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, उसको हम लोग कहते हैं अमेज़ॉन।
अमेजोन के अंदर कितने बैकलिंक्स होंगे आपके ख्याल में से? हाँ, कितने बैकलिंक्स होंगे? तकरीबन 60 मिलियन कि 40 मिलियन इसके अंदर बैकलिंक्स हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ ना, ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है मोज। ओके, मोज ने एक चीज़ निकाली थी, उसका नाम दिया था उन्होंने DAPA, डोमेन एंड एनालिसिस एंड पेज एंड एनालिसिस। ये कोई भी वेबसाइट हो तो आपको उसकी एक ओवरव्यू निकाल के देता है। मैं सिंपल इधर आया और डोमेन एंड एनालिसिस पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको मिसाल के तौर पर ये अमेज़ॉन की साइट ले लेते हैं हम लोग, एंड इसका भी हम लोग चेक करते हैं कि कैसा आ गया। ओके, चलो सही है, चेक करते हैं। नज़र आ रहा है? यहाँ पे देखिए, मेरे पास इस टाइम इसके ऊपर 5.2 मिलियन बैकलिंक्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं। 50 लाख के करीब इसके ऊपर बैकलिंक्स पड़े हुए हैं। बैकलिंक्स अच्छी चीज़ होता है, ये भी आपकी एक तो देखो, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि ब्लॉग के अंदर किस तरीके से आपने ट्रैफिक लानी। एक तरीका तो ये होता है कि कीवर्ड्स डालोगे। ओके, दूसरा तरीका क्या हो गया? इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज के अंदर भी आप लोगों ने कीवर्ड्स भी ऐड कर दें और बैकलिंक्स भी ऐड कर दें। ठीक है, तीसरा तरीका उसको हम लोग कहते हैं बैकलिंक्स। वर्ड्स के अंदर भी आपने कोई ब्लॉग लिखा तो ब्लॉग के अंदर भी आप लोगों ने किसी वेबसाइट का बैकलिंक देना है। इसका फ़ायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पर, क्या आप ब्लॉग लिख दो पेशावर के ऊपर, आपने किसी पेशावर के बारे में, किला बाला एसार के बारे में कोई चीज़ लिखी हुई है और आपने वो किला बाला एसार की सारी स्टोरी किसी और वेबसाइट से उठाई है, तो आप बतौर रेफरेंस भी वो बैकलिंक ऐड कर सकते हो। किताबें तो पढ़ते हो ना आप लोग, किताब के नीचे लिखा होता है कि ये चीज़ इस फलां किताब से, या वो हाशिए में नीचे लिखा होता है कि ये फलां सेंटेंस फलां किताब से लिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बैकलिंक्स। तो आपकी जब गूगल बॉट आके क्रॉल करता है ना, तो अगर इसमें बैकलिंक्स हों आपके ब्लॉग के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और आपके वेबसाइट का रैंक होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। वैसे तो टेक्निकली ये ऑफ पेज में आता है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को ये जो इमेज है, ये मेरे पास ऑन पेज में आता है। इमेज के अंदर भी आप लोगों ने बैकलिंक्स लाजमी ऐड कर दें। अब समझ आ गई आप सबको? अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। कौन से आप लोगों ने यूज़ करने? यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग, ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करने। मतलब क्या? कीवर्ड्स वो आप लोगों ने यूज़ करने जो उसके साथ रेवेलेंट हों। मैंने आप लोगों को एक टूल बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। मिसाल के तौर पर ये एक टूल है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये देखें डाला है कीवर्ड। ये जो कीवर्ड इसने मुझे यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम बता दिया। अब इसके नज़दीक जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, वो भी इसने मुझे बता रहा है। ओके, तो आप लोग ये कीवर्ड्स भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोगों ने वो कीवर्ड्स ऐड करने जो कि उसके साथ रेवेलेंट हों, उसके साथ मिलते जुलते हों। ये नहीं करना कि बात मार्केटिंग की हो रही है और आपने कीवर्ड्स डाला हुआ लैपटॉप का, बात मार्केटिंग की हो रही है और आप लोगों ने कीवर्ड डाला हुआ रियल एस्टेट का, तो वो उसके साथ रेवेलेंट नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? अब ये देखें, ये वैसे अगर मैंने कूल बताने के लिए, आप लोगों को कूल बटने के लिए, अगर आप लोगों को वर्ल्ड में बोलना होता तो ये मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने कहा क्यों ऐसे आप लोगों को तंग करूँ कि लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग। सिंपल इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने रेवेलेंट कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पे मैंने आगे लिखा भी हुआ है, आप लोगों को इंशाल्लाह ये मैं दे दूँगा। उसके बाद आपका टैग्स आता है। टैग्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर दी कि 60 वर्ड्स हों वगैरह। टैग्स के ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे भी बात हो गई है, कीवर्ड्स के ऊपर बात हो गई है। इसमें एक चीज़ है कीवर्ड्स के अंदर, कंटेंट के अंदर, कंटेंट कोई भी हो, वीडियो हो, इमेज हो या टेक्स्ट हो, उसके अंदर एक चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं CTA। ये मार्केटिंग का क्रक्स है। ये क्या है? मार्केटिंग का क्रक्स है। CTA आप लोगों ने लाजमी हर ब्लॉग में ऐड करना है। CTA का क्या मतलब होता है?
कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब आप इस कंटेंट से चाहते क्या हो। मैं YouTube की वीडियोस बनाता हूं तो मैं YouTube की वीडियोस में क्या कहूँगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये मेरा कॉल टू एक्शन फॉर द वीडियो या फॉर द यूट्यूब हो गया। अगर मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें। अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो स्मार्ट वॉचेस हासिल करने के लिए नीचे दिए गई वेबसाइट पे जाकर ख़रीद लें। अगर मैं कोई किताब बेच रहा हूँ तो मेरा कॉल टू एक्शन वीडियो में क्या होगा कि ये किताब हासिल करने के लिए ये कर लें। अगर मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ तो फिर मेरा कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए। अमूमन लोग कॉल टू एक्शन इसमें लोग क्या देते हैं, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है। नीचे लोग ईमेल देते हैं, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस मेल एड्रेस। उसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा मैं बताता हूँ। अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो ना, आपने मिसाल के तौर पर किसी स्टॉक के ऊपर आपने ब्लॉग बनाया है और नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस कॉल टू एक्शन में दे दिया है, ठीक है। कॉल टू एक्शन आपने नीचे अपना मेल एड्रेस दे दिया है। 100 में से 2 बंदा आता है जो कि आपके ईमेल एड्रेस पे आपको कांटेक्ट करता है, तो वो एक्चुअल में आपका क्या हो रहा है, कन्वर्जन। आपकी कन्वर्जन डिपेंड किस पे करती है, आपकी कॉल टू एक्शन पे करती है। और कॉल टू एक्शन में भी आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे नॉर्मली लोग क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे उसे मैंने लिखा भी हुआ है, कहाँ गया ये, नॉर्मली लोग क्या देते हैं, लर्न मोर, गेट स्टार्टेड और डिस्कवर हाउ। लोग इस तरह के कॉल टू एक्शन देते हैं। आप लोग अपनी मर्जी की भी दे सकते हैं, या ये कल्चर पे डिपेंड करता है। कल्चर पे क्या, पेशावर में अगर आप लिखो ना कि डिस्कवर हाउ कॉल टू एक्शन में, तो किसी को समझ नहीं आएगी, तो फिर पेशावर के हिसाब से कॉल टू एक्शन जाएगा। अगर आप अमेरिका में हो तो वहाँ पे गेट मोर, लर्न मोर, डिस्कवर हाउ चल जाता है, लेकिन ये हर कल्चर के हिसाब से कॉल टू एक्शन चेंज होता जाता है, ठीक है। अब समझ आ गई आप सबको, यहाँ तक समझ गए, आगे जाएं कि नहीं, बस इतना काफ़ी है। बस 2-3 चीज़ें हो रही थी, ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ठीक है।